हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अरोड़ा ईएस क्लासेस। आज हम एक हिंदू में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट अ डीएनए। तो आर्टिकल है कि अगर डीएनए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है तो इन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन फाइंड की है जिसको इन्होंने सेकेंड वॉल्यूम का नाम दिया है। तो इसके लिए हमारे लिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक्स से पहले ये आर्टिकल बोल क्या रहा है कि इन्होंने न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडिटी बोली है। हेरिडिटी क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जीन्स में स्टोर्ड है और हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आई है, वो पार्ट बनती है हमारी हेरिडिटी का। ये सारी हेरिडिटी कहाँ स्टोर होती है? जीन्स में, जो कि पार्ट है डीएनए का। तो जीन एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एंड इसी से डीएनए बनता है। तो हम यही बोलते हैं कि डीएनए के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, बट वो डीएनए के जीन्स में स्टोर्ड है। यही हेरिडिटी को एक नया फिनोमिना एक्सप्लेन किया है इस आर्टिकल में कि सिर्फ डीएनए सीक्वेंस नहीं, बट एक नया फिनोमिना दैट इज एपिजेनेटिक्स आल्सो इन्वॉल्व है हमारी हेरिडिटी में। तो आर्टिकल्स में कुछ ऐसे फिनोमिनाज और टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। आर्टिकल की बात करें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये डीएनए सीक्वेंस काम कैसे करता है। तो ये डीएनए सीक्वेंस है, इससे जीन्स बनेंगे, ये जीन्स प्रोटीन्स में चेंज होंगे एंड प्रोटीन्स में हमारी जितनी भी ट्रेट्स होंगी, जैसे हमारे हेयर का कलर क्या होगा, हमारी आईज का कलर क्या होगा, ये सब कुछ जो हम अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर कराते हैं वो फॉर्म होता कैसे है? प्रोटीन से। तो हमारे पास एक जीन का स्ट्रक्चर है जिससे एक डीएनए बनता है जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। ये डीएनए आरएनए को एक मैसेज ट्रांसफर करता है, आरएनए उस मैसेज से प्रोटीन बनाता है। यही प्रोटीन हमारे ट्रेट्स के लिए इन्वॉल्व हैं। अभी तक हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन थी कि हमारी जितनी भी हेरिडिटी है, जो हम अपने पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो टोटली इस चीज पे डिपेंड है कि डीएनए कौन सा मैसेज लेगा और कौन सा प्रोटीन बनाएगा। मतलब हमारे पास हमारे पेरेंट्स से कौन से जीन्स आएंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे ट्रेट्स के लिए। बट अभी कुछ नया हुआ है कि सिर्फ डीएनए सीक्वेंस ही नहीं, जो एपिजेनेटिक्स है वो भी इन्वॉल्व है हेरिडिटी फिनोमिनाज और हमारे ट्रेट्स के लिए। तो इन्होंने बोला क्या है कि देयर इज अनदर लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ डीएनए, जिसको इन्होंने नाम दिया है कि डीएनए सीक्वेंस तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट उसमें कुछ केमिकल मार्कर्स हैं जो कि जीन एक्टिविटी को मतलब हैम्पर करते हैं और जीन एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं और उनको ट्रेट्स में बदलते हैं। तो ये है क्या? ये केमिकल मार्कर्स होते क्या हैं? तो इन्होंने नाम दिया इसको, सबसे पहले इस फिनोमिना को नाम दिया गया है एपिजेनेटिक्स, जहां पे हम जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस। तो हमें ये सब पता है कि डीएनए एक सीक्वेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जहां पे हमारे पास 4 प्रोटीन्स होते हैं, ATCG, दैट इज एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। यही 4 प्रोटीन्स का सीक्वेंस होता है जो किसी की फॉर्म में भी हो सकता है, TACG या GACT। तो ये ट्रेट्स हमारे, जो ये सीक्वेंस है प्रोटीन का, यही डिसाइड करते हैं कि हमारे में कौन सा ट्रेट होगा। अभी तक हम यही मान रहे थे कि ये सीक्वेंस है, यहाँ से जीन मतलब ये सीक्वेंस बनेगा और यहीं से हमारे जो ट्रेट्स हैं वो निकल के आएंगे। बट अभी इन्होंने क्या बोला कि डीएनए सीक्वेंस तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जीन एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? दैट इज कि ये सीक्वेंस, अगर किसी प्रोटीन को हम ऐसे बना रहे हैं दैट इज ATCG, तो ये सीक्वेंस तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ चेंज कहाँ होगा? यहाँ किसी प्रोटीन पे एक केमिकल मार्कर लग जाएगा। जो केमिकल मार्कर लगेगा वो उस जीन की जो हेरिडिटी प्रमोशन है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रोक देगा, जिसकी वजह से सीक्वेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ पे एक ऑफ बटन लग गया जिसको हम बोलते हैं कि जीन ऑन और जीन ऑफ हो गया। जो आर्टिकल में एग्जांपल दी हुई है, तो आर्टिकल में एग्जांपल दी हुई है डीएनए मिथिलेशन की। इस मिथिलेशन के फिनोमिना में हो क्या रहा है? हमारे पास A, T, C और G है। इस साइटोसिन के पास एक केमिकल मार्कर जिसको हमने मिथेन का नाम दिया, वो मिथेन आके लग गया। जब तो नॉर्मल डीएनए था तो ये इसी सीक्वेंस में काम कर रहे थे, बट जब ये केमिकल ग्रुप दैट इज मिथेन आके अटैच हुआ तो इससे हुआ क्या? जो सी से इंफॉर्मेशन हमारे पास आनी थी वो इंफॉर्मेशन ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से जीन का पूरा एक्सप्रेशन तो चेंज हो गया बट उसके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो यही था डीएनए मिथिलेशन, जिसमें हमें ये कहा गया कि डीएनए मिथिलेशन में क्या कहा? डीएनए सीक्वेंस जीन ऑन हो गया क्योंकि मिथिलाइड डीएनए ने जो इन्फॉर्मेशन साइटोसिन ने हमें प्रोवाइड करनी थी वो साइटोसिन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज ऑफ CH3। तो
इस फिनोमिना को बोला जाता है डीएनए मेथिलेशन। एंड ये एक एग्जांपल है हमारे एपिजेनेटिक्स की, जहां पे हम देखते हैं कि जीन के एक्सप्रेशन तो चेंज हुए बट सीक्वेंस में जो डीएनए का सीक्वेंस था प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए उसमें किसी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आया। इसके अलावा कुछ और फिनोमिनाज भी हैं, जैसे कि रिसर्चर्स ने फाइंड क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये जो एपिजेनेटिक्स हो रहा है ये एनिमल के सेक्स पे डिपेंड करता है, मतलब वो मेल है कि फीमेल है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा जीन आएगा, कौन सा किसके साथ मिथाइल ग्रुप लगेगा और कौन सा जीन ऑन होगा, कौन सा जीन ऑफ होगा। इसके अलावा हमारे जीन मदर से आएगा कि फादर से आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं वो कैसे होंगे। ये जीन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस भी करता है विदाउट चेंजिंग द डीएनए सीक्वेंस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टडी के जो मतलब रिजल्ट्स हैं वो देखे हैं उन्होंने। सबसे पहले कि सेक्स के हिसाब से, दूसरा फादर और मदर के हिसाब से, एंड तीसरा कि सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा बट स्टिल जीन के एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट फिनोमेना की बात करें तो नेक्स्ट फिनोमेना बोल रहा है कि यहाँ सेक्स डिपेंडेंट मिथिलेशन होगी, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर रही हूँ कि यहाँ तो मेल होगा और या फीमेल होगा। इस पे डिपेंड करेगा कि अगर कोई मेल के पास जीन है ATCG और ऐसे ही TACG कुछ फीमेल के पास है, तो कौन सा ब्लॉक होगा कौन सा नहीं ब्लॉक होगा ये टोटली मदर और फादर पे डिपेंड करेगा, सेक्स पे डिपेंड करेगा कि मेल है फीमेल है, उस हिसाब से हमारे पास जीन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक और फिनोमेना इन्होंने मेंशन किया जिसको इन्होंने बोल दिया नॉन मेंडलिन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडलिन इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था G मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। हमारी जितनी भी जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है वो सारी इन्होंने ही प्रोवाइड करी है, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। जो भी हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, हमारे जीन ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे तक ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, वो सब मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। बट अब जो फिनोमिना है इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन मेंडल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस भी एक चीज होती है जिससे हम विदाउट चेंजिंग द डीएनए सीक्वेंस बट स्टिल हम अपने जीन्स के एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जीनोम इम्प्रिंटिंग। जीनोम इम्प्रिंटिंग क्या है, देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक जीन है X, उसकी हमने एक मैटरनल कॉपी ले ली, एक पैटर्नल कॉपी ले ली, पर कुछ एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन एपिजेनेटिक फिनोमिना के थ्रू हमने ये देखा कि मैटरनल कॉपी तो ऑफ हो गई बट पैटर्नल कॉपी ऑन रह गई। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कई बार पैटर्नल कॉपी ऑफ हो जाती है, कई बार मैटरनल कॉपी ऑफ हो जाती है। तो ये वाइस वर्सा टोटली डिपेंड करता है कि केमिकल मार्कर किसके जीन पे किसके प्रोटीन के पास आके लगा है, तो ये डिपेंड करेगा। इसको बोलते हैं हम जीनोम इम्प्रिंटिंग, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है, कुछ जो मदर से ट्रेट आनी थी उसकी तो कॉपी ऑफ हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेट्स आएंगी जो फादर से होती हैं। तो कई बार हम बच्चों में ऐसी चीजें देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फादर के साथ रेलेवेंट करती हैं और मदर के साथ नहीं होती। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, एक तो डीएनए की इनहेरिटेंस की वजह से तो हो ही रहा है, बट जो हम देख रहे हैं कि एपिजेनेटिक्स है, एपिजेनेटिक्स की वजह से भी यही होता है, क्योंकि हो सकता है कि मैटरनल कॉपी से जो इन्फॉर्मेशन आनी थी वहां डीएनए मिथिलेशन हो गई। अगर मिथिलेशन हो गई तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, अगर वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो जो मैटरनल से इन्फॉर्मेशन आनी थी वो आ नहीं पाएगी। तो इसको बोला जाता है जीनोम इम्प्रिंटिंग। इसके बाद है हमारे पास पैराम्यूटेशन। हम जनरली मानते हैं कि जो हमारा जीन है ना वो पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास 2 जीन्स होंगे तब एक पेयर बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एलील। तो ऐसे डिफरेंट कितने ही हमारे पास जीन्स हैं जो ये मिलके एक डीएनए बना रहे हैं। तो डिफरेंट पेयर्स हम आज तक यही मानते रहे थे कि ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के जो काम है उसको इम्पैक्ट नहीं करते। बट इस बार स्टडी में देखा गया कि ये जो है एक जीन जिसको इन्होंने ए नाम दे दिया, एक एलील का पेयर जिसको इन्होंने बी का नाम दे दिया, ये इन्होंने बोला कि हम तो पहले इंडिपेंडेंटली एक्ट करते थे, बट पैराम्यूटेशन में क्या हो रहा है कि ये जो ए वाला है वो बी के काम को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी चेंज होती है। तो यहाँ हमने 3 फिनोमेना देखे। सबसे पहले डीएनए मिथिलेशन, उसके बाद देखा जीनोम इम्प्रिंटिंग जो हम मदर फादर के बेसिस पे देख रहे थे। तीसरा फिनोमेना देखा हमने पैराम्यूटेशन, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे जीन के पेयर्स हैं जिसको आज तक हम मान रहे थे कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे के काम को इम्पैक्ट भी करते हैं। मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ए ने बी के काम को इम्पैक्ट किया तो जो बी में चेंजेस आएंगे, मतलब जो बी के जीन पेयर्स में चेंजेस आएंगे वो ऑफस्प्रिंग्स तक भी जाएंगे। इसको बोला जाता है पैराम्यूटेशन। तो म्यूटेशन और पैराम्यूटेशन में डिफरेंस है। म्यूटेशन में हम देखते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस ही चेंज हो गया, बट पैराम्यूटेशन में हम ये देख रहे हैं कि एक जीन है दूसरे के काम को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेट्स हैं जो ऑफस्प्रिंग्स में देखी जाती हैं उसमें चेंजेस आते हैं।
तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो कुछ ऐसी डिजीजेज एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था, जैसे कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन क्यों है, या ऐसी कुछ डिसीजेज जो जीन रेगुलेशन के साथ रिलेटेड हैं, उनको समझने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वहां सीक्वेंस में चेंजेस तो नहीं हो रहे थे, बट स्टिल हमें ये डिसऑर्डर्स दिख रहे थे। तो इन डिसऑर्डर्स पे अभी और भी रिसर्च होगी जिससे हम इन डिसऑर्डर्स के जो भी मतलब ट्रीटमेंट होंगे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं दिस स्टडी की हेल्प से, क्योंकि हमने यहाँ एक नया फिनोमेना डिस्कवर कर लिया, दैट इज एपिजेनेटिक्स, जिसकी हेल्प से इन डिसऑर्डर्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये 3-4 टर्मिनोलॉजी सी थी जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी, एंड जो आर्टिकल भी मेंशन्ड है जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है, तो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज इट, थैंक यू वेरी मच।